हेलो स्टूडेंट्स। कल जैसा आपने लेक्चर देखा था, कल लेक्चर में हमने एंड किया था टिल द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री में वर्ड सबसे पहले आ जाता है पॉलीमर। पॉलीमर वर्ड का मतलब क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू द टू सेक्शंस। नंबर वन इज पॉली, सेकंड वन इज मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सी ज्यादा चीजें, एंड मर्स मींस यूनिट्स। सो पॉलीमर मींस मैनी यूनिट्स। आपको सिंपल से अगर एग्जांपल दी जाए, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ नेकलेस, एक बीटेड आपके पास नेकलेस है, एक स्टिंग है, एक उसके ऊपर बहुत से बीड्स हैं, बहुत से पर्ल्स हैं। अब वो जो पर्ल्स हैं, अगर हम एक पर्ल को हम मोनोमर कहें, वन यूनिट कहें, तो डिफरेंट पर्ल्स मिलकर बहुत ज्यादा पर्ल्स होंगे, मैनी मर्स बनेंगे, मैनी यूनिट्स बनेंगे, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो दूसरी एग्जांपल यही दे सकती हूँ, जिस तरह छोटे बच्चे बहुत बिल्डिंग ब्लॉक से खेलते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक ब्लॉक को अगर हम मोनोमर कहेंगे, तो मोनोमर से बहुत ज्यादा ब्लॉक्स को जोड़कर जो टॉवर बनाओगे, जो बहुत बड़ी चेन बना दोगे, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। So polymers are the large molecules made by linking together a series of the building blocks. अब building blocks से मुराद यहाँ मोनोमर्स है। मोनोमर से कौन चीजें मिलकर बनती हैं? पॉलीमर्स बनती है, जो लार्ज molecules होते हैं। Polymer chemistry focuses on the property, structure and synthesis of polymers and macromolecules. Macro मतलब large, molecules मतलब molecules, बड़े बड़े molecules। अब पॉलीमर केमिस्ट्री में हम किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं? प्रोटीन्स के बारे में, सेलुलोज के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। नेचुरली अकरिंग जो कुदरती पॉलीमर होते हैं, जो मैन मेड या सिंथेटिक नहीं होते। प्रोटीन्स अगेन हमें पता है मीट सोर्सेज के अंदर होती है। सेलुलोज की अगर बात की जाए तो शुगर के अंदर होता है। और इसके अलावा ना सिर्फ शुगर, स्टार्च, बल्कि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर सेलुलोज होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। सो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए या आरएनए उसकी एग्जांपल्स होती हैं। आगे ब्रांच आप पढ़ते हैं जियोकेमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे सारे रिएक्शंस जो कि हमारी जमीन अर्थ में हो रहे हैं, उन्हें हम किस में पढ़ेंगे? जियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, के अर्थ की आखिर केमिकल कंपोजिशन क्या है। यहाँ अर्थ से मेनली मुराद क्या है? जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी और जमीन है, यहाँ हम उससे मुराद ले रहे हैं। तो ये उसकी केमिकल कंपोजिशन के उस जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से हैं, और वो आपस में मिलकर कौन से रिएक्शंस करते हैं, सोर्सेस कहाँ से आते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं? जियोकेमिस्ट्री में। आगे यू कैन कट अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन, को हम कट करके उसकी जगह लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन। सो जियोकेमिस्ट्री को हम कहाँ यूज करते हैं? उसकी एप्लीकेशन या उसका स्कोप क्या होगा? उसे हम यूज करते हैं मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में, मिनरल्स को दरियाफ्त करने में। जियोकेमिकल मैपिंग में हम यूज करते हैं। जियोकेमिकल के क्या मैपिंग का क्या मतलब होता है? सोर्सिंग करना। और उसके अलावा टुडे हैज एप्लीकेशंस इन, आप इन्हें क्या कर सकते हो? इसे कट करोगे, आगे यहाँ कॉमा लगाओगे, और सेंटेंस आगे क्या बन जाएगा? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। अच्छा बच्चे, अगर इन सारे वर्ड्स में से आपको ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जरूरी नहीं कि आप हर वर्ड ही याद करो, दो याद कर लो, आगे ईटीसी लगा दो, इट वुड डू इट जॉब बेसिकली। आगे हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की। मेडिसिनल केमिस्ट्री, पहला ही वर्ड आ गया है मेडिसिनल। इसका मतलब है ये मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन दवाइयों से रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड है। सो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इट डील्स विद स्टडी ऑफ डिजाइन एंड सिंथेसाइज, को कट करके आप लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जब बहुत सी पेन्स होती हैं, आयरन कोई बीमारी होती है, तो उसे सूट करने के लिए हम बहुत सी मेडिसिन लिखते हैं। अब मेडिसिन का बनाना, उन्हें लैब के अंदर प्रॉपर तरीके से मेथड्स को यूज करके सिंथेसाइज करना, ये सारा कुछ हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर डेप्थ में जाएं, तो इसके अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं? हम डिस्कवरी देखते हैं, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। अगर आप इसे सिंपल डैम करके लिखते हैं, DDAM, तो फर्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवरी, फिर उसके बाद डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये है क्या? सबसे पहले जब मेडिसिन बनाई जाती है, तो मेडिसिन बनती कैसे है? मेडिसिन प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट होता है। हम एक कंपाउंड, जो मेन कंपाउंड मेडिसिन के अंदर होता है, हम सबसे पहले उसे एक्सट्रैक्ट यानी कि उसे निकालते हैं किसी प्लांट से या एनिमल से या कोई नेचुरल सोर्सेज से। हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसे डिस्कवर करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी। जब मेडिसिन बन जाती है, तो हम उसे बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं। अब बॉडी के अंदर आपने देखा होगा, या तो मेडिसिन हम पिल्स या टेबलेट्स की फॉर्म में लेते हैं,
या हम आईवी यानी कि हम जिसे हम कहते हैं ड्रिप लगाते हैं, तो थ्रू द आईवी ड्रिप्स हम उसके जरिए मेडिसिन लेते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास वैक्सीन्स आ जाती हैं, ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। तो मेडिसिन की जो मोड ऑफ डिलीवरी होता है, बॉडी में एंटर होने की जो वेज होते हैं, वो एक नहीं होता, वो एक दो तीन तीन किस्म के या उससे ज्यादा इकसाम के हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, जब मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर साइट्स में, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है, जहां जहां उसकी कंपेटिबिलिटी होती है, जिधर जाकर उसने अपना फंक्शन करना होता है। और लास्ट में होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। अब वो जो ड्रग, जो मेडिसिन एब्जॉर्ब हो चुकी हुई है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड होता है, अब उसके मेटाबॉलिज्म, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। और उस पूरे मेडिसिन के अंदर, एक अगर मेडिसिन की आप टेबलेट ले रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ एक कंपाउंड नहीं होता, उसके अंदर बहुत से कंपाउंड्स आपस में, एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ बहुत सी चीजें आपस में बाइंड होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब इतने सारे कंपाउंड में जो एक टेबलेट में होता है, उनमें से हमें सिर्फ एक हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जिसने अपना जादू दिखाना होता है, हमारी पेन को या कोई भी चीज है उसे दूर करना होता है। अब एक कंपाउंड को बॉडी ले लेता है, बाकी सारे कंपाउंड्स को बॉडी क्या कर लेता है, एक्सक्रीट कर देता है, यानी उसे बाहर निकाल देता है। आगे आप जाकर पढ़े तो नेक्स्ट ब्रांच आती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो मीन समथिंग रिलेटेड टू स्पेस। स्पेस क्या होता है, अर्थ के बाहर, हाला, अर्थ के बाहर जो स्पेस है, जिसमें बहुत से डिफरेंट प्लैनेट्स भी हैं, सन भी है, स्टार्स भी हैं। सो बेसिकली वहां कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, वहां कौन से मॉलिक्यूल्स, आयंस प्रेजेंट हैं, वो सारा हम पढ़ते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो इट इज अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ट्रैक्टिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इंटर मीन्स बिटवीन, स्टेलर मीन्स सिस्टम्स, तो किसी दो गैलेक्सीज के दरमियान जो स्पेस होती है बेटा, वहां कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस प्रेजेंट है, आपकी स्पेस के अंदर कौन से आयंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द abundance and reactions of atoms, molecules and ions in universe and interaction of these species with radiation. रेडिएशन का क्या मतलब है, वी हैव वेरी रेडियोएक्टिव सोर्स हमारे जो होते हैं स्पेस के अंदर होते हैं, जैसा सन है, सन से डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ के अंदर आती हैं। अब वो जो रेडिएशंस हैं, बाजुकात अर्थ तक पहुंचते पहुंचते बहुत स्पेस के अंदर बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, उनके साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, वी स्टडीड देम इन एस्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद अच्छा जी, हम नीचे वाली एक्सरसाइज अभी करते हैं, उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, देयर इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है कि पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को बिल्डिंग तक पहुंचाने के लिए, नीचे से ऊपर पंप करने के लिए हम यूज करते हैं जियोथर्मल हीट पंप्स को, जो कि विंटर में क्या करता है, उन्हें हीट करते हैं, और समर में क्या करते हैं, कूल करती हैं। सो बेसिकली पंप कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जो फोर्स और प्रेशर लगा के फ्लो डायनेमिक्स में इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपकी जो लिक्विड है उसे फ्लो एक जगह से दूसरी जगह करवाते हैं। अब पंप्स में हम जियोथर्मल पंप्स यूज कर रहे हैं, जो कि पानी को अंडरग्राउंड से बिल्डिंग में करती हैं, और ना सिर्फ वो पंपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि विंटर में वाटर को हीट करेंगे और समर्स में उसे क्या करेंगे, कूल करेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, रिमेंबर दैट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद करेंगे। आगे एक्सरसाइज आपके पास आ रही है। एक्सरसाइज में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पूछे हुए हैं कि आप ये चीज कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बताओ इस एक्सपेरिमेंट में आप कौन सी ब्रांच स्टडी कर रहे हो। तो पहला आता है डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन। आपको इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास जो सैंपल आपको दिया हुआ है, आप उसकी कंपोजिशन को डिटरमाइन कर रहे हो। तो बेटा इसमें हम कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, यानी कि हम जो आपके पास सैंपल आया, आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था एनालिसिस, जब भी आपके जहन में वर्ड आ जाए, ब्रांच कौन सी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकंड में आता है स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन्स। तो मटेरियल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले ही हिंट उस बंदे ने हमें दे दिया, फिजिकल। तो दिस केमिस्ट्री इज फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आता है कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम इनऑर्गेनिक रिएजेंट, रिएजेंट मतलब हम रिएक्टेंट्स को यूज कर रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक का भी हिंट उसने दे दिया। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये कौन सी केमिस्ट्री आ गया है, दिस केमिस्ट्री इज बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं।
तो स्टेट्स ऑफ मैटर में पहली ही लाइन में उसने एक एमसीक्यू दे दिया हुआ है कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, की पूरी दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी है। एक होता है आपके पास मैटर, एक होता है एनर्जी। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना वजन है, जिसका अपना मैस है। सो इसकी एक डेफिनेशन होती है, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। आप अपने कमरे में जहां बैठकर ये लेक्चर देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, ये कोई भी आपके पास सोर्स है, अगर आप 2 मिनट के लिए अपने कमरे में नजर दुरा कर देखें, आपको चेयर्स दिखेंगी, फैंस दिखेंगे, कबर्ड्स दिखेंगी या विंडो दिखेगा, जो भी आपके कमरे में जितनी भी चीजें हैं जिसका अपना एक वजन है, अपना एक मैस है, वो सारी चीजें हमारे पास किस में आती हैं? मैटर में आती हैं। एनर्जी, एनर्जी ऐसी चीज होती है जिसे हम देख नहीं सकते। आपकी दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो खुद ब खुद नहीं होते बेटा। या तो एनर्जी उनके अंदर एडिशन होनी होती है, एनर्जी ऐड करके आप केमिकल रिएक्शंस करते हो, या एनर्जी रिलीज करके केमिकल रिएक्शंस करते हो। तो यहाँ आपके फर्स्ट ही पैराग्राफ में देयर आर द टू definitions. We are going to highlight those two definitions. The first definition is going to be of energy. क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप जिसे टच नहीं कर सकते, वो आपकी एनर्जी है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब कोई भी चीज जिसका अपना मैस है, ना सिर्फ अपना मैस है बल्कि जहां वो मौजूद होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है, उसका एक अपना वॉल्यूम है जहां पर वो मौजूद होती है, जो स्पेस उसे चाहिए होती है, तो वो मैटर होता है। We encounter material things everywhere in all sorts of different and distinct forms. अच्छा जी, अब हमें क्या होता है, ये जो मैटर होता है जिसे आप टच कर सकते हो, जो फिजिकल चीजें होती हैं आपके इर्द गिर्द होती हैं। अच्छा, मैटर में एयर भी आती है। आपने सिंपल एयर, हवा को तो आप नहीं पकड़ सकते, हवा को तो टच नहीं कर सकते, तो ये मैटर कैसे है? तो इसकी डेफिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जिसका अपना वेट होता है। अगर आप एक कमरे की सारी गैसेस को एक सिलेंडर में बंद कर दोगे तो उस गैस का अपना कोई ना कोई वेट होगा, अपना कोई ना कोई मैस होगा। तो इसका मतलब वो मैटर है। आगे जितना आपकी दुनिया में मैटर होता है बेटा, वो बहुत सी स्टेट्स में पाया जाता है। स्टेट का क्या मतलब होता है? फॉर्म। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। कोई भी ऐसी सूरत हो या शक्ल हो जिसके अंदर मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। नॉर्मली अगर एवरीडे लाइफ में आप देखा जाए तो एवरीडे लाइफ में कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं हमारे पास? 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड तो आपको पता है, कोई भी आप सिंपल इसके लिए कह सकते हो द एनीथिंग हैवी जो चीज होती है आपके इर्द गिर्द होती है वो सॉलिड्स में आता है। जिस तरह आपके ब्लॉक्स आ जाते हैं, वुड के पीसीस आ जाते हैं। लिक्विड्स पानी या इस तरह की इंक, और गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाती हैं। प्लाज्मा अगर देखा जाए तो प्लाज्मा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट, जो कि मैं आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी व्हाट एक्चुअली इज प्लाज्मा। इसके बाद लिखा हुआ है कि इन स्टेट्स के अलावा देयर आर द मोर स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच वी डू नॉट सी इन आवर एवरीडे लाइफ। अच्छा, एमसीक्यूज बेटा पूछा जा सकता है कि एवरीडे लाइफ में कौन सी कॉमनली ऑब्जर्व स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो वो 4 होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं। हम उसके बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो आपको बेटा याद होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली स्टेट्स ऑफ मैटर, जो पहली टाइप होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टेट्स। उसके बाद आपके पास आता है इंटरमीडिएट स्टेट्स एंड एक्सोटिक स्टेट्स। इफ आई एम एबल टू राइट इन हेयर, तो पहली स्टेट हमारे पास होती है प्राइमरी, सेकंड में हमारे पास हो जाती है इंटरमीडिएट, और थर्ड में हमारे पास हो जाती हैं exotic states. So there are round about the 3 types of states हैं। अच्छा, प्राइमरी स्टेट्स क्या होता है कि ऐसी जो स्टेट्स होती हैं जो बहुत कॉमनली अनकाउंटर्ड होती हैं। कॉमन मतलब आप इस तरह कह सकते हो जैसे जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, जो बहुत कॉमन है, आपको हर जगह दिखेंगी। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो ना इतनी ज्यादा कॉमन होती है ना इतनी रेयर होती हैं। एग्जॉटिक स्टेट्स मतलब वो स्पेशल या यूनिक स्टेट्स होती हैं जो कि ना होने के बराबर होती हैं, जो बहुत रेयर होती हैं। तो पहली अगर हम स्टेट को पढ़ेंगे, दीज आर गोइंग टू बी द प्राइमरी स्टेट्स। अब प्राइमरी स्टेट कितनी है? 3 प्राइमरी स्टेट्स होती हैं आपके पास। अगर आप अपने कमरे में इर्द गिर्द देखो तो आपको सॉलिड भी दिखेगा, लिक्विड भी दिखेगा, गैसियस स्टेट्स भी दिखेंगी, जो बहुत कॉमन है, जो इन्हें आप ऑब्जर्व कर सकती हो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इन तीनों स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो इन तीनों स्टेट में बेटा 3 डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अगर हम इस चीज को हम बहुत ज्यादा तो हम डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। लेट्स अज्यूम कि ये मैंने कोई वन बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स बनाया हुआ है। अगर आप देखो इस फर्स्ट बॉक्स में ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं, अगर हम अज्यूम करें कि ये पार्टिकल्स हैं, पहले बॉक्स में आप देखें तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हैं, दे आर वेरी फॉर फ्रॉम वन अनदर। सेकंड बॉक्स में देखो तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं। थर्ड बॉक्स में देखो तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला बॉक्स है वो गैसेस है। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है। दूसरा बॉक्स देखो लिक्विड्स का, जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं। और लास्ट वाला बॉक्स जो सॉलिड्स का होता है, जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या हैं, चिपके हुए हैं, बिल्कुल अटैच्ड हैं। तो इनके अंदर पहला डिफरेंस तो चलो हमें पता चल गया, डिस्टेंस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अगर देखा जाए ये बहुत डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, रैंडम सा है। यहाँ आप देखो, यहाँ थोड़ी सी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है इस बॉक्स के मुकाबले में। और लास्ट बॉक्स सॉलिड वाले में अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो दूसरा डिफरेंस भी समझ आ गया। तीसरा डिफरेंस होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल की दूसरी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, वो होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहले बॉक्स में देखो, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो फोर्सेस हैं, वो बहुत वीक हो जाएंगी। यहाँ आप क्या करो, पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक और करीब आ गए हैं, अब फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग आईएमएफ यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वो किसमें होती हैं? सॉलिड्स में होती हैं। तो यहाँ से ले तक बेटा, यहाँ तक वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्टेट्स, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि इनके दरमियान तीन चीजों का डिफरेंस होता है: इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, अरेंजमेंट का, और लास्ट में हमारे पास होता है डिस्टेंस का। इधर तक हमने कर लिया। आगे आप चले जाओ यहाँ गैसेस। अब हम यहाँ से मार्किंग करना शुरू कर देंगे, यानी कि पेपर में हम लोगों ने कौन सी चीज कहाँ से लिखनी है। So first of all, we are going to talk about gases. Then we are talk about the liquids, and lastly we are going to talk about solids. Gases के बारे में देखा जाए तो वही बात है, molecules are very widely apart with no order. एक तो बहुत दूर होती हैं और अंदर कोई भी order नहीं होता, random सी arrangement होती है, and very weak intermolecular forces, और उनके अंदर जो IMF होती है वो बहुत ना होने के बराबर बहुत वीक होती हैं। All these features make gases easily compressible. अच्छा, अब देखो यहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने दूर हैं। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाना शुरू करूंगी, लाइक दिस, इफ वी आर स्टार्ट
अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाना शुरू करूंगी तो बेटा क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, कंप्रेस होना शुरू करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबल, यानी कि चीज कंप्रेस होती है। उसके बाद आता है देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। डेंसिटी का मतलब आप सिंपल वर्ड में अब ये लिख सकते हो कि कितना भारी होता है। गैसेस बहुत कम भारी होती हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, जितना मैस कम होगा, जितनी चीज हल्की होगी, उतनी ही उसकी डेंसिटी कम होगी। लिक्विड्स के बारे में बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। एक तो क्लोजली अटैच्ड लेकिन फिर भी मोशंस होती हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कदरे बेहतर हैं आईएमएफ गैसेस के मुकाबले में। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। अगर लिक्विड की इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी जिस तरह गैसेस में बहुत आराम से फोर्स लग रही थी और गैसेस कंप्रेस हो रही थी, ऐसे लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होंगी। देयर डेंसिटीज आर हायर वैल्यूज देन दोस ऑफ गैसेस। गैसेस के मुकाबले में इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सॉलिड्स के बारे में बेटा बात करते हैं तो सॉलिड्स हैव द डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी अपनी शेप, अपना वॉल्यूम होता है। अगर आप अपनी किसी भी कमरे की दीवार पे खड़े होकर बहुत जोर से उस पर फोर्स लगाना शुरू करो तो क्या आप उस दीवार को हिला सकते हो? नहीं। क्या आप उस दीवार की शेप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, दीवार वैसी की वैसी ही रहेगी। तो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होती हैं उनकी अपनी एक शेप और वॉल्यूम होता है, जो कोई भी फोर्स, नॉर्मली फोर्स लगाने से, नॉर्मल मैं फोर्सेस की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, तो उनकी ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती। पार्टिकल्स एंड सॉलिड्स वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर, जिसका दूसरा नाम इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पार्टिकल्स इन सॉलिड रिमेन फिक्स एट द पोजीशन, अपनी अपनी जगह में वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। लेकिन अगर इमोशंस के बारे में बात की जाए तो क्या सॉलिड्स यहाँ से, एक सॉलिड का पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। तो सिर्फ वो जो मोशन शो करते हैं वो वाइब्रेट करते कर सकती है। जिस तरह आपका मोबाइल फोन वाइब्रेशन शो करता है, बिल्कुल ऐसे ही सॉलिड सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकती है। अब इसके लिए बेटा आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप 3 बॉक्सेस लो, बल्कि एक ही बॉक्स लो, एक बॉक्स में डिफरेंट बॉल्स डाल दो। सपोज करो एक बॉक्स लिया, बड़ा सा बॉक्स ले लिया, उसके अंदर आप 3 बॉल डाल दो। अब जब 3 बालों को बॉल्स को आप डालोगे तो उसे बॉक्स, पूरे बॉक्स को शेक करोगे तो वो बॉल्स भी बहुत तेजी से मोशन करेंगी और इजीली मूव करेंगी। अब उसी बॉक्स में अगर आप 5 मोर बॉल्स डाल देते हो तो अब क्या करते हैं, अब आप शेक करोगे तो उनकी मोशन इतनी अच्छी नहीं होगी, होगी लेकिन इतनी ज्यादा फ्री मोशन नहीं होगी। लास्ट में अगर आप सारे बॉक्स को बॉल से भर दो और अब उसे शेक करो तो बॉल्स तो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं, वो मूव नहीं करेंगी, वो सिर्फ हल्की फुल्की ऑसिलेट, यानी कि अपनी पोजीशन में खड़े होकर वाइब्रेशन शो करेंगी। लास्ट में देखते हैं सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल, चूंकि बिल्कुल चिपके होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, तो इन्हें हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते और ये रिजिड, बिल्कुल सख्त होते हैं। डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स हाई होती हैं। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। सॉलिड को स्टोर करने के लिए आपको किसी कंटेनर की जरूरत नहीं होती, इसे आप सिंपली किसी जगह पे रखो, आप रख सकते हो। लिक्विड्स को आप ऐसे नहीं रख सकते, लिक्विड को किसी बॉटल के अंदर रखना पड़ता है। गैसेस को भी सिलेंडर्स के अंदर स्टोर करना होता है। आगे होता है इन crystalline solids particles are perfectly arranged and strongly bonded. This makes them almost incompressible. They are the most dense substances. वही बात दोबारा रिपीट की हुई है कि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है। अगर आप अपने रूम को देखो तो आपके रूम के 8 कॉर्नर्स हैं, यानी कि प्रॉपर एजेस हैं, प्रॉपर शेप है, तो आपका रूम एक तरह से क्या है, क्रिस्टलाइन। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा की। What is plasma? This is a little bit interesting topic जो कि आज हम देखेंगे। प्लाज्मा क्या होता है बेटा? प्लाज्मा भी इज नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि इतनी कॉमन मैटर की फॉर्म नहीं है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? जब भी आप गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर में उन्हें हम हीट करते हैं, 3000 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो क्या होता है कि गैस का जो एक एटम होता है, एटम को अगर आप सिंपली बताओ व्हाट इज एन एटम, तो सिंपली हम कहते हैं कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिस पर कौन सा चार्ज होता है, दिस इज द न्यूक्लियस, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। अब ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है बेटा? शेल्स होते हैं। और इस शेल्स के अंदर कौन रहते हैं? इस शेल्स के अंदर ये जो डॉट मैं बना रही हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल होता है, शेल के अंदर
ओके। यस, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन। अब हम इसी चीज को आगे से कंटिन्यू करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन। अब हम प्लाज्मा के बारे में पा रहे थे। जब हम गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं तो क्या होता है कि गैसेस की जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाती हैं, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे ब्रेक हो जाती है गैस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, वो अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ना सिर्फ एटम टूटता है, ब्रेक होता है, उसके साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। सो आपके जितने भी फ्लोरेसेंट जो ट्यूब लाइट्स होती हैं, या जो आपकी इसके अलावा जो लाइटनिंग होती है, जब बिजली बरसती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत हाई जब टेम्परेचर होता है तो जो कुछ गैसेस होती हैं वो बिल्कुल पार्शियली आयोनाइज हो जाती हैं, आधी टूटती हैं, सारी नहीं टूटेंगी, कुछ न्यूट्रल रह जाती हैं। तो जब टूटती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बना देंगी, आयंस बना देंगी, फोटॉन्स का मतलब लाइट प्रोड्यूस कर लेगी। तो हर चमकीली चीज जो आपको दिख रही होती है, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के ट्यूब लाइट के अंदर बिल्कुल रोशन सी होती हैं, तो उनके अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहा होता है? प्लाज्मा। अब अगर प्लाज्मा की बात करें, सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा है बेटा वो स्पेस के अंदर पाया जाएगा। वो इतना ज्यादा अर्थ में कॉमनली इनकाउंटेड नहीं होता। मैटर की जो दूसरी टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, प्राइमरी होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं, और हमारे पास लास्ट में होती हैं एक्सोटिक स्टेट्स होती हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऐसी स्टेट्स को कहते हैं जो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती, जो प्राइमरी स्टेट्स की तरह इतनी कॉमन नहीं होती, और एक्सोटिक स्टेट्स की तरह इतनी रेयर भी नहीं होती, जो दरमियान ही होती है। अब इन स्टेट्स में क्या होता है, हमें पता है जो मेन स्टेट्स हैं सॉलिड, उसके बाद कौन सी स्टेट आती है? लिक्विड। उसके बाद कौन सी स्टेट आती है? गैशियस स्टेट। तो आपके पास तीन मेन स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स के दरमियान इंटरमीडिएट स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह या कोई ऐसी स्टेट होगी जिसके अंदर लिक्विड मीट्स गैसेस है, कि लिक्विड के अंदर और गैस के दरमियान कोई स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी, या लिक्विड मीट सॉलिड है, कि लिक्विड और सॉलिड के दरमियान स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी। एग्जाम्पल इसकी आती हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्रेफीन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वी हाईलाइटेड। ओके, so here we are talking about the supercritical fluids. अब supercritical fluids की हम बात करते हैं तो वो highly compressed states होती हैं which show both properties of gases and liquids. तो यानी कि supercritical fluids जो होते हैं वो gases और liquids के दरमियान exist करती है, और हाईली कंप्रेस्ड होती हैं। जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली सॉल्वेंट्स के अंदर, कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं कैरी आउट कर सकते, वो किसके अंदर होते हैं? वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के अंदर कैरी आउट होते हैं। और सबसे कॉमन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो हम यूज करते हैं वो होती है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये वो स्टेट्स ऑफ मैटर है जो ना तो गैसेस होती हैं ना लिक्विड्स होती हैं, इनके दरमियान कोई स्टेट होती है, उसे हम सुपर क्रिटिकल कहती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड क्रिस्टल कौन सी स्टेट को कहते हैं? ये वो वाली स्टेट ऑफ मैटर होती हैं जो ना तो लिक्विड्स होती हैं, क्रिस्टल मतलब ना तो सॉलिड्स होती हैं, इन दोनों के दरमियान कोई स्टेट एग्जिस्ट करती है। अब लिक्विड क्रिस्टल्स को हम कहाँ यूज करते हैं? हम बहुत से डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं, क्लॉक्स, वॉचेस हैं, नेविगेशन सिस्टम्स हैं। इसके अलावा आपकी एलसीडीज जो होती हैं, एलईडीज होती हैं। अगर आपने देखा होगा जो टीवी स्क्रीन होती है, जो जहां जहां डिस्प्ले आ रही है, जहां जहां आपको चीजें दिख रही हैं, डिस्प्ले हो रही है, तो वहां हम कौन सी यूज करते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। और लास्ट में हमारे पास आती है एग्जांपल जो है प्राइम इंटरमीडिएट स्टेट्स की, वो होती है ग्रेफीन। ग्रेफीन 2D क्रिस्टल होता है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल होता है। ये सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। तो अगर मैं आपको सिंपल कहूं ये जो हेक्सागोन होते हैं, ये उसकी हेक्सागोन जिस तरह आप लोग देखते हो हनी कॉम देखते हो, शहद की मक्खी का जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है आप देखते हो, बिल्कुल वैसे ही पतली सी शीट होती है जिसके अंदर कार्बन एटम्स हेक्सागोन अरेंजमेंट में एक दूसरे से अटैच होते हैं।
अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए तो ग्रेफीन टफ होता है, ब्रेकिंग आप इजीली कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके अंदर बड़ा हल्का सा मटेरियल होता है जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। और आखिर में हम पढ़ने लगे हैं द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज द एक्सोटिक स्टेट। एक्सोटिक स्टेट्स वो होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, जो इतनी कॉमन नहीं होती। उसकी एग्जांपल में डार्क मैटर आता है। आपकी स्पेस सारी की सारी डार्क मैटर से मिलकर बनी हुई है। डार्क मैटर वो है, एक तो आप जब स्पेस की दूसरी इमेजेस देखते हो, आप देखते हो कि डार्क इमेजेस होता है। बेटा एक बहुत सिंपल से मैं आपको बताऊं, हमारी दुनिया क्यों नीचे नहीं गिरती, क्यों सूरज के इर्द गिर्द मूव करती रहती है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसे नीचे नहीं गिरने देती? तो उसका आंसर होता है सन की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा, वी हैव डार्क मैटर इन स्पेस। अब ये ऐसा मैटर होता है जो कि जितने आपकी प्लैनेट्स होती हैं उन्हें अपनी अपनी जगहों में रखता है, और ना सिर्फ रखता है बल्कि उनकी मूवमेंट्स को भी फैसिलिटेट करता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होती है, ये आपके पास सुपर कूल, आप इन्हें जिसे सुपर एटम्स कह सकते हो, ये ऐसे एटम्स होते हैं जो एक जैसा बिहेव करते हैं। न्यूक्लियर मैटर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी चीजें होती हैं उन्हें हम न्यूक्लियर मैटर में स्टडी करते हैं। क्वांटम स्पिन लिक्विड क्या होता है? क्वांटम स्पिन लिक्विड्स ऐसे होते हैं जब भी कोई चीज स्पिन करती है तो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर देती है। मैं आपको सिंपल से अभी हम वर्ड में आपको बताऊं, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो मैग्नेट्स के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो मैग्नेट्स के तौर पर बिहेव करेंगे, वो क्वांटम स्पिन लिक्विड होता है। और इसी तरह बहुत से दूसरे एग्जांपल्स हैं जो कि आप एक्सोटिक स्टेट्स में पढ़ेंगे। सो ये स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। Hope you enjoyed the lecture, you understood today's lecture. If any questions, feel free to ask them in the comment section. Also, like, share, and comment. Thank you, everyone.